Well, now we'll today talk about the transport of gases. Okay, so we're going to make the transport of oxygen and of course of CO2. हम दो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने वाले, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है CO2. ओके, नाउ वी नो दैट ए ब्लड इज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, है ना. ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2. मतलब ब्लड के थ्रू ही आपका ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट होने वाला है. सो ब्लड इज द मीडियम टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड CO2. अब होता क्या है हमारे बॉडी में 97% जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय आरबीसी. 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाई आरबीसी, कीप इन माइंड. ओके, और जो बाकी का जो 3% ऑक्सीजन जो होता है, 3% ऑक्सीजन वो जो होता है वो डिजोल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. मतलब वो ब्लड में डिजोल्व स्टेट में जाता है ऑक्सीजन. ओके, सोल्यूबल हो जाता है ब्लड में, प्लाज्मा में. ओके, और बचा हुआ जो 97% ऑक्सीजन जो होता है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन को जो माइंड होता है. ठीक है, सिंपल. और अब जब बात, ये तो हो गया ऑक्सीजन की बात, या ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे. अब जब हम CO2 के बारे में बात करते हैं, टॉक अबाउट द CO2, तो 20 to 25% ऑफ CO2 जो होता है, 20 to 25% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू. ट्रांसपोर्ट बाई आरबीसी. हाउ मच? 20 to 25% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट बाई आरबीसी. और जो बचा हुआ 70% CO2 जो होता है, 70% CO2 जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है एज अ बाइकार्बोनेट. ब्लड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट होता है, उसके थ्रू 70% CO2 ट्रांसपोर्ट किया जाता है. CO2 का कहाँ पे लेके जाना है? लंग्स की तरफ लेके जाना है. ऑक्सीजन को कहाँ पे लाना है? टिश्यू की तरफ लाना है. दो चीजें होने वाली. और जो बचा हुआ 7% CO2 होता है वो डिजोल्व स्टेट में ट्रांसफर किया जाता है. मतलब ऐसे केस में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिला हुआ रहता है ना, ऐसे. तो CO2 इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होगा. और यही चीज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, उसके लिए हमने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन समझ लेना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पहले कैसे होता है वो समझ लेंगे, और उसके बारे में समझ लेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है. ठीक है, सो विल फर्स्ट टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोई अगर होता है तो वो हीमोग्लोबिन होता है. कौन होता है? हीमोग्लोबिन. तो ये मान के चलते आपका हीमोग्लोबिन है. एक हीमोग्लोबिन को एक ऑक्सीजन अटैच होता है. देखो, हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो अल्फा, इट इज मेड अप ऑफ टू अल्फा सब यूनिट एंड टू बीटा सब यूनिट. तो यहाँ पे दो अल्फा है और दो बीटा है. एक एक सब यूनिट को एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच होता है. ठीक है, तो टोटल हमें ये समझ में आता है कि इट इज बेसिकली गोइंग टू अटैच विद द 4 ऑक्सीजन. ओके, 4 ऑक्सीजन इसको अटैच करने वाले हैं. और अब आपको ये पता रखना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कहाँ पे मिलता है. हीमोग्लोबिन की मुलाकात ऑक्सीजन के साथ कब होती है? वो एल्वियोलाई में होती है. एल्वियोलाई आपके लंग्स के जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के जो पार्ट्स होते हैं वहां पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और बन जाता है Hb4. क्या बन जाएगा? Hb4O8. है ना, 4 मॉलिक्यूल है ना, आपके 4 सब यूनिट है, उसको O8. क्यों O8? क्योंकि O2 यहाँ पे कितने हैं, है ना, ऑक्सीजन के 8 एटम हो जाते हैं ना, इसीलिए. ठीक है,
ये एल्वियोलाई में हो रहा है कि जब हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए, वो कहाँ पे हो रहा है आपका एल्वियोलाई में हो रहा है। लेकिन जब हम टिश्यू के तरफ जाते हैं, टिश्यू के तरफ जब हीमोग्लोबिन लंग्स की तरफ गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू के पास गया तो हीमोग्लोबिन सेपरेट हो गया और ऑक्सीजन सेपरेट हो गया। तो एल्वियोलाई के पास जाएंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएंगे, और टिश्यू के पास जाएंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन दे देगा किसको, सेल्स को, टिश्यू को दे देगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऐसे होगा, ठीक है ना। अब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑफ कोर्स इट वाज केम फ्रॉम द एयर, ओके। सो जितना ऑक्सीजन आपके ब्लड में हवा में से आएगा उसमें से 3% प्लाज्मा में डिजोल्व रहेगा। डिजोल्व इन 3% ऑक्सीजन आपका प्लाज्मा में डिजोल्व होगा। बाकी का जो 97% ऑक्सीजन रहेगा जो हवा के थ्रू ब्लड में आया, वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? इट विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, है ना। तो उसका आगे जाके क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। सो द ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, और कितना ऑक्सीजन कंबाइन होगा हीमोग्लोबिन के साथ? 97%। 3% कैसे जाएगा? डिजोल्व स्टेट में, प्लाज्मा में वो डिजोल्व रहेगा, ठीक है, सिंपल है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अब आपका जो ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन को, जब ऑक्सीजन बाइंड होता है तो वो रिवर्सिबल मैनर में, देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मैनर में आपका ऑक्सीजन बाइंड होता है किसको? हीमोग्लोबिन को बाइंड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड भी हो सकता है, हाँ, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ भी सकता है, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल बाइंडिंग होता ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन को, तो हीमोग्लोबिन को तो ऑक्सीजन छोड़ता ही नहीं, तो वो छोड़ता ही नहीं तो सेल को मिलता क्या? नहीं, इसलिए रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन क्या है, मैं आपको हीमोग्लोबिन समझा देता हूँ। हीमोग्लोबिन जो है ना वो एक रेड पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, हमेशा याद रखिए, हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट इन आरबीसी, है ना। ये हो गया आपकी आरबीसी, और इस आरबीसी के अंदर आपके ऐसे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसको ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है। क्या बाइंड हो सकता है बेटा? ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है। 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन को बाइंड हो सकते हैं, मैंने बताया आपको अभी इसके पहले। अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में कितने सब यूनिट होते हैं? 4 सब यूनिट होता है, 4 सब यूनिट फाउंड इन द हीमोग्लोबिन, ओके। और एक, जैसे कि मैंने बोला कि देखिए, चलिए, एक, ये 2 3 ये 4 सब यूनिट हो गए। हर सब यूनिट में, हर सब यूनिट में आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। और ये जो आयरन होता है वो कौन से स्टेट में होता है? Fe2+ स्टेज में होता है। कौन से स्टेज में होता है? Fe2+ में वो स्टेज में होता है, मतलब ऑक्सीडाइज स्टेट में होता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 4। 4 ऑक्सीजन कैन बी कैरी बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ओके। तो आपको अभी मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर मान के चलो कि हमारे पास 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, इफ आई हैव 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन अपने साथ लेके जा सकता है? सो इट इज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन अपने साथ लेके जा सकता है। अब अगर मैंने बोला कि 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में अगर आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, आपके पास है, आपका 100 ml जो ब्लड है इसमें मान के चलते हैं कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो उसके हिसाब से
आपके ब्लड में ऑक्सीजन कितना हुआ, तो वो ऑक्सीजन हो जाता है इतने, हीमोग्लोबिन को कितना ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है 20 ml। याद रखिए उतने हीमोग्लोबिन को 20 ml ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। सो आई वुड से दैट 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन विद इट। सिंपल ना। ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हुआ और हीमोग्लोबिन कैसे। इसको आगे भी और आगे इसको बढ़ा देते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन लेके जाता है और 100 ml ऑफ ब्लड 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रखता है, तो उसके हिसाब से 20 ml ऑक्सीजन वो लेके जा सकता है। सिंपल है। अब जब हमारे बॉडी में कंडक्टिंग साइकिल चलती है, कंडक्टिंग साइकिल मतलब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन टिश्यू को देना, टिश्यू से CO2 को पिकअप करना, ये जो साइकिल चलती है इसको अपन कंडक्टिंग साइकिल चलती है। क्योंकि अभी अपन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात नहीं कर रहे, ये जस्ट टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसपोर्ट। अब आपको ये बात बता देता हूँ, कंडक्टिंग साइकिल जब होती है ब्लड में तो 25% ऑक्सीजन दिया जाता है। इन कंडक्टिंग साइकिल 25% ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड टू टिश्यू। पर भाई साहब हम तो साला 100% लेके जा रहे हैं, 100% ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, पर उसमें से कितना ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है टिश्यू को। देखो आपका आरबीसी, आपका प्लाज्मा, इसमें भी ऑक्सीजन है, प्लाज्मा में भी ऑक्सीजन है, दोनों मिलके टिश्यू को ऑक्सीजन दे रहे, लेकिन दोनों मिलके कितना ऑक्सीजन दे रहे, सिर्फ 25%। कितना 25% ऑक्सीजन दे रहे हैं अपन। कितना दे रहे हैं 25% ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो हर 100 ml का जो ब्लड रहेगा, 100 ml ब्लड जो रहेगा, कैसा ब्लड, ब्लड तो है लेकिन कैसा है, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके कैन डिलीवर 5%, sorry not 5%, I will say 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। किसको देना है ऑक्सीजन, टिश्यू, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें हम कितना ऑक्सीजन दे रहे हैं, 5 ml ऑक्सीजन दे रहे हैं। जबकि 100 ml में तो 100 ml ब्लड में तो आपका 20 ml ऑक्सीजन है, तो इस 20 ml में से भी हम कितना दे रहे हैं, सिर्फ 5 ml दे रहे हैं। तो मतलब 15 ml आपके ब्लड में हमेशा बच रहा है। ठीक है, समझ में आई आपको बात। अब हमारा कितना हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है ना, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है। तो हम ये बात करते हैं अभी कि कितना हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड करता है और किस हिसाब से बाइंड करता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ना मान के चलते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड हो रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली नो डाउट होता है। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड होने वाला है ना, इज प्राइमरीली रिलेटेड, किससे रिलेशन में मुझे बताओ, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। परंतु आपको ये तो कंसिडर करना है, लेकिन आपको ये भी कंसिडर करना है, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इसके बाद हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ये पैरामीटर भी ध्यान में रखने हैं। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू, बिल्कुल बेशक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड होने वाला है, रिलेटेड किससे रिलेटेड करता है वो, कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है भाई, एयर में कितना प्रेशर है ऑक्सीजन का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड करेगा।
पर वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर CO2 का आपके ब्लड में कितना है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है और आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन रहने वाला ब्लड में है ना, ब्लड में रहने वाला हाइड्रोजन आयन, ब्लड में रहने वाला पार्शियल प्रेशर CO2 का और हमारे ब्लड का टेम्परेचर इंटरफेयर करते हैं, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करने देते। ये वो फैक्टर है विच एक्चुअली स्टॉप द ऑक्सीजन टू गेट बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। तो ये फैक्टर भी सही मायने में कॉन्सेंट्रेशन में रहने चाहिए, ओके, क्योंकि ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देते हीमोग्लोबिन को। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि हमने ये हीमोग्लोबिन है, ये 4 ऑक्सीजन है, ये बाइंड हो गया, हर सब यूनिट को एक ऑक्सीजन बाइंड हो गया, मान के चलते हैं तो ये बन गया आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड हो रहा है तो मैं क्या ये कहूं कि ऑक्सीडेशन हुआ हीमोग्लोबिन का? नहीं, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन होता है। क्या होता है? ना कि ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, अब मैं डेफिनेटली आपका ऑक्सीजन बेशक आपके हीमोग्लोबिन सब यूनिट को बाइंड कर रहा है, लेकिन किस को बाइंड कर रहा है एक्चुअली में? इट इज एक्चुअली बाइंडिंग टू द आयरन। किसको बाइंड कर रहा है? ये आयरन, जो Fe2+ स्टेट में। ठीक है, और जैसे वो ऐसे बाइंड हो जाएगा तो वो अपनी स्टेट को रिलीज कर देगा। ठीक है, नाउ तो ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है बिल्कुल हीमोग्लोबिन की सब यूनिट को, लेकिन वो आयरन को एक्चुअली में बाइंड कर रहा है। ठीक है, हाँ, मैंने बोला कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन को बाइंड होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, बिल्कुल बेशक कोई बात नहीं, और ऑक्सीजन आयरन को बाइंड करता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की जगह पे ओजोन होता ना, तो ओजोन अगर इसको बाइंड करता ना तो ऑक्सीडेशन हो जाता, हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता? ऑक्सीडेशन हो जाता। तो ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ओजोन बाइंड होगा। ठीक है, और फिर ओजोन अगर बाइंड हुआ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन थोड़ी बनता है, तब बनता है मेथामोग्लोबिन। क्या बनता है? खैर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब ऐसे जो गैसेस होते हैं ओजोन वगैरह वगैरह, ये पॉल्यूटेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? एनवायरनमेंट के पॉल्यूटेंट होते हैं। दीज आर पॉल्यूटेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कुछ हद तक वो सही भी है। ठीक है, सिंपल। अब मान के चलते हैं कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन लिया। अब हीमोग्लोबिन तो आपको जानते हैं भाई साहब, वो कहाँ पे होता है? वो तो आपके आरबीसी के अंदर होता है, बरोबर। तो अभी मान के चलते कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और बहुत सारा हीमोग्लोबिन, नियर अबाउट 40 लाख हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं आपके एक आरबीसी के अंदर। तो बहुत सारे हीमोग्लोबिन ने बहुत सारे ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया, और अल्टीमेटली ये जो आरबीसी है ये सेल के पास पहुंच गई है। किसके पास पहुंच गई है? सेल के पास वो पहुंच गई है ना। और जैसे ही वो सेल के पास पहुंच गई या फिर टिश्यू के पास पहुंच गई, मान के चलते हैं, जो ऑक्सीजन होता है वो आरबीसी की हीमोग्लोबिन को रिलीज कर देता है और कहाँ पे चला जाता है? सेल में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? सेल में चला जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? अब मान के चलते हैं कि 100% ऑक्सीजन है आरबीसी में, तो आपका जो सेल होगा वहाँ पे कितना होगा? वो 40% होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा इधर कम, इसलिए ज़्यादा से कम की तरफ तो डिसोशिएट हो गया और ऑक्सीजन आपके सेल में चला गया। बट वही अच्छा, अब मुझे ये भी बताइए कि डायरेक्ट आरबीसी से ऑक्सीजन आपके सेल में गया? नहीं, पहले वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया। कहाँ पे गया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया, और उसके बाद वो सेल में गया। ठीक है, तो जब आरबीसी के हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है तो सेल के अंदर रहने वाला जो CO2 है वो आरबीसी के अंदर जाता है। तो ये हुआ 1-to-1 एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ 1-to-1 एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो CO2 जो था वो टिश्यू से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया, मतलब सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और वहाँ से आपके आरबीसी में चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसेस एक्सचेंज हुआ। ऑक्सीजन दिया आरबीसी ने सेल को और सेल ने CO2 दिया आरबीसी को। ये जो है उसको हम कह सकते हैं इंटरनल
रेस्पिरेशन, क्या कहेंगे इसको हम, इंटरनल रेस्पिरेशन कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हुई ये एक सिंपल डिफ्यूजन है, इट इज अ सिंपल डिफ्यूजन, वी कैन से इट इज अ सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट हुआ CO2 का और इसका ऑक्सीजन का। अब हम जानते हैं थोड़ा सा और एक इलाबोरेट कर देते कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होती है, कि व्हाट इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, व्हाट वी मीन बाय ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ओके। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। What is the oxygen dissociation curve, okay. Now अब इसमें क्या होता है कि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके और किसके बीच में, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, किसके बीच में, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये दोनों के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी प्लॉट अ ग्राफ। चलो मान के चलते कि ये ग्राफ है, ठीक है। अब ये जो कर यहाँ पे हमें मैंने बोला कि दैट वी विल प्लॉट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हियर, एक एक हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो मान के चलते मैं इसको 0 बोलता हूँ, इसको 20 बोलता हूँ, 40, 60, 80 एंड 100, लेट्स कंसीडर ये क्या है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एक्स एक्सिस पे मैंने इसको प्लॉट कर दिया। अब हमारे पास क्या बची, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करें, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन को कितना बाइंड किया, परसेंटेज सैचुरेशन कितना रहा, वो हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ऐसे केस में हमको जो कर्व मिलता है, डिसोसिएशन कर्व जो मिलता है हमको इस प्रकार से मिलता है, ऐसे मिलता है। अब ये कर्व कौन सा है मुझे बताइए, इसको कहते हैं हम सिग्मॉइड कर्व, क्या कहते हैं इसको हम, सिग्मॉइड कर्व कहते हैं, क्या कहते हैं। अब ये कर्व हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, कि क्या मदद, इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं, वी विल गोइंग टू यूज द आई मीन यूज दिस ग्राफ टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक, अभी हम ये ग्राफ से क्या स्टडी कर सकते हैं कि जब पार्शियल CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने से कैसे रोकता है, H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैसे बाइंड नहीं करता है, या फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को कैसे बाइंड नहीं करता है, या फिर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड क्यों नहीं कर पाता है, ये चीज़ें हम स्टडी करने को मिलेंगी हमें यहाँ पे इन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ओके। नाउ अब मान के चलते हैं कि ये जो कर्व है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, जब लेफ्ट साइड में कर्व शिफ्ट हो गया इसका मतलब है कि एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जब वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन हैज इंक्रीज इफ इट शिफ्टेड टू द लेफ्ट। अब अगर मान के चलते कि राइट की तरफ शिफ्ट हुआ तो, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ तो हम कहेंगे डिक्रीज इन एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, डिक्रीज हो गई एफिनिटी अगर वो राइट में शिफ्ट हुआ तो। एक तो हो सकता है कि आपका कर्व ऐसा शिफ्ट हो जाए इस साइड में, या फिर एक तो हो सकता है आपका कर्व इस प्रकार से शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट में गया तो हम समझ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया है, राइट में गया तो हम ये समझ रहे हैं कि एफिनिटी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कम हो गई है। मुझे बताओ ये कब होगा, राइट में कब शिफ्ट होगा, जब आरबीसी ऑक्सीजन किसको देगी, सेल को। लेफ्ट की तरफ कब होगा, जब एल्वियोलाई का ऑक्सीजन आपके आरबीसी में आ जाएगा,
हीमोग्लोबिन को बाइंड करने के लिए। तो फिर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन बाइंड कर लिया, तो फिर वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन जैसे ही वो टिश्यू के पास गई आरबीसी, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, तो कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये नॉर्मली चलते रहता है, बट हमें ये समझना है कि जब ऐसा नॉर्मल चलते चलते कभी कभी कोई चीज़ें नहीं हो पाती, या फिर प्रॉपरली अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता टिश्यू को, तो उसके पीछे फैक्टर क्या रहता है ना, व्हाट इज द फैक्टर। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। अब मान के चलेंगे कि हमें राइट में शिफ्ट करना है, मतलब बोर कर्व जो है, बोर इफेक्ट जो है, आपको आपका जो सिग्मोइडल कर्व है आपके राइट की तरफ झुक रहा है, तो ये राइट की तरफ कब जाएगा, राइट की तरफ कब जाएगा वो समझ लेते हैं पहले। हाउ इट विल शिफ्टेड टू द राइट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब राइट की तरफ जा रहा है मतलब आरबीसी का ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ जा रहा है ना, सिंपल। अब ये कब होगा, ये कब होगा, ठीक है। टिश्यू में आपका जो टिश्यू होता है उसमें पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन होती है ना। आपका भी फिलहाल हीमोग्लोबिन मान के चलते ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसको इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को रिलीज करना है, फिर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन को छोड़ना है। तो वो कंडीशन कब आती है, जब वो टिश्यू के पास पहुंचता है ना। व्हेन such hemoglobin which bind with oxygen which is present inside the RBC and such RBC when reach to the tissue, तो टिश्यू में ये वाला जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसको तोड़ने की प्रक्रिया होती है। अब ये डिसोसिएशन क्यों होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का टिश्यू के पास जाने के लिए, कौन से फैक्टर है जो डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के। क्योंकि जैसी आरबीसी आपकी टिश्यू के पास पहुंचती है तो टिश्यू में पहले से ऑक्सीजन कम है, तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि टिश्यू ने ऑक्सीजन को यूज किया ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, एटीपी बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम ही होगा ना वहाँ पे, तो वहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। दूसरी बात, क्योंकि वो ग्लूकोज को बार बार जला रहा था टिश्यू और एटीपी बना रहा था, उसके कारण क्या हो गया, CO2 निर्माण होने लगा, और CO2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके सेल के अंदर जनरेट हो गया, तो इसीलिए वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो था वो कैसा था, हाई था, ठीक है। तीसरी बात, टिश्यू में क्योंकि बार बार रिएक्शन चल रही थी, मेटाबॉलिक पाथवे हो रहे थे, तो वहाँ पे H+ कॉन्सेंट्रेशन भी कैसा था, ज़्यादा था, हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन। अब हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन मतलब पीएच कैसे हो जाएगा, लो, आपने तो पीएच स्केल पढ़ी, तो लो पीएच रहना मतलब हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन रहना। और क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है टिश्यू में तो हीट तो जनरेट होती है, तो इसीलिए उस जगह पे टेम्परेचर भी कैसा रहता है, बड़ा रहता है। तो हाई टेम्परेचर, लो पीएच, हाई PCO2 और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये वो फैक्टर है जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ ब्रेक कर देंगे। हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका सेपरेट होके सेल्स को मिल जाएगा। तब हम कहेंगे कि कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। कब राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, जब टिश्यू के पास आरबीसी पहुंची ऑक्सीजन को लेके, ठीक है। तो फिर ये लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होता है, हमने समझ लिया कि टिश्यू के पास पहुंचने से राइट में शिफ्ट हो गया इधर, है ना। तो वो लेफ्ट में कब शिफ्ट होगा वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। व्हेन इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होगा वो समझ लेते हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि भाई ये लेफ्ट साइड में कैसे गया है, ठीक है। तो जब आपकी आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन को कौन अटैच था भैया, CO2 अटैच था, मतलब हीमोग्लोबिन को तो था ही, लेकिन आपका जो प्लाज्मा था वहाँ पे भी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 था। अब जब आरबीसी CO2 को लेके, प्लाज्मा बाइकार्बोनेट के लेके, CO2 गैस को लेके जब लंग्स की तरफ पहुंचे, कहाँ पे पहुंचे ये दोनों, एल्वियोलाई, मतलब ये आपके लंग्स की तरफ गए, एल्वियोलाई की तरफ गए। तो एल्वियोलाई में जैसे देखेंगे तो एल्वियोलाई आपका, ये देखो ये ऐसा आपका एल्वियोलाई समझ के चलो। अब आप जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। तो जैसे ही ये एल्वियोलाई के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा था, ज़्यादा था। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैसा था एल्वियोलाई के पास, मतलब CO2 जो था वो था लेकिन कम था,
ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 कम था, ऑक्सीजन ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मिनिमम, लंग्स के पास, एल्वियोलाई के पास। और H+ कॉन्सेंट्रेशन था क्या यहाँ पे? नहीं, तो फिर H+ कैसा था बेटा? कम था। H+ कम था मतलब एल्कलिनिटी, बेसिक pH या फिर न्यूट्रल टाइप का pH था। और टेम्परेचर कैसा था मुझे बताइए? कम था। तो ये जो फैक्टर थे एल्वियोलाई के पास, ओके, वो फेवरेबल थे। ये जो 1, 2, 3 और 4, ये कैसे फैक्टर थे? फेवरेबल फैक्टर थे। फेवरेबल फैक्टर थे। काय के लिए फेवरेबल थे ये फैक्टर? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसके लिए फेवरेबल फैक्टर थे। तो ऑक्सीजन भी बाइंड हुआ हीमोग्लोबिन को, तो एफिनिटी बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस। और जब ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड हुआ, तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, मतलब सैचुरेशन इज मीनिंग व्हाट? हाउ मच ऑक्सीजन इज बाइंड टू हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन तो ज्यादा बाइंड हुआ, इसलिए कर्व जो था वो शिफ्ट हो गया किसकी तरफ? लेफ्ट की तरफ कर्व शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड हुआ। राइट की तरफ कब हुआ? जब वो टिश्यू के पास गया, तो ये ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो कर्व कम हो गया, प्रेशर जो था ऑक्सीजन का कम हो गया। बट इधर प्रेशर कैसा था? ज़्यादा था, सॉरी परसेंट ऑफ सेचुरेशन कैसा था? ज़्यादा था। इधर परसेंट ऑफ सेचुरेशन गिर गया जब वो टिश्यू की तरफ गया, एल्वियोलाई के पास इंक्रीज हो गया सेचुरेशन। तो दो वक्त में दो अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। इसको कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ताकि आपको इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से जानकारी हो जाए। ठीक है कि हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में या फिर ध्यान में तो भी रहे। ठीक है, हमारे एक रिएक्शन होती है, ठीक है, मान के चलते हैं आपके आरबीसी है, तो आरबीसी में एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि यही एक वे है जहाँ से उनको एटीपी मिल सकता है आरबीसी को। अब मान के चलते हैं कि आपके आरबीसी में एक सब्सटेंस जो था 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो ग्लाइकोलिसिस में बनता है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो इसके कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को बाइंड हुआ वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। मतलब increase in the concentration of 2,3 diphosphoglycerate will cause the dissociation of hemoglobin